बड़ी खबर लखनऊ से है। नगर निगम कर्मचारी की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम कर्मचारियों ने गोमती नगर थाने का घेराव कर दिया। भारी संख्या में नगर निगम कर्मचारियों ने घेराव किया। रोड जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है। कर्मचारियों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर नगर निगम कर्मचारी की मौत के बाद हंगामा हो गया। नगर निगम कर्मचारियों ने गोमती नगर थाने का घेराव कर दिया। भारी संख्या में नगर निगम कर्मचारियों ने घेराव किया। रोड जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कर्मचारियों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। तो एबीपी गंगा पर ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। निगम कर्मचारी की मौत के बाद ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, रोड जाम कर रहे थे। हालांकि काफी देर तक समझाया गया, लेकिन विवाद की स्थिति बनी, जिसके बाद पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया। नगर निगम कर्मचारी की मौत के बाद हंगामा हो गया और देखिए बड़ी संख्या में जो निगम के कर्मचारी थे वो पहुंच गए। रोड जाम उन्होंने कर दिया और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इन लोगों को वहां से भगाया गया था। देखिए महिलाओं पर भी लाठी चलाने से पुलिस नहीं चूकी। तो हालांकि ये पुलिसिंग का हिस्सा हो गया है, अभद्रता पुलिसिंग का हिस्सा है। ऐसा लगता है मानो कुछ बदतमीजी हल्की फुल्की ना हो या ज़्यादा ना हो तो पुलिसिंग पूरी होती नहीं है। तो ये आदत में है और तस्वीर ये है कि वहाँ पर हंगामा हो रहा था और उस हंगामे को शांत करने के लिए रोड पर जाम हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद निगम कर्मी वहाँ से हटे। तो लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निगम कर्मचारियों ने गोमती नगर थाने का घेराव कर दिया, कार्रवाई की मांग कर रहे थे। निगम कर्मचारी की मौत के बाद यह हंगामा बढ़ता था और जब जाम सड़क पर लगना शुरू हुआ तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और फतेहपुर में दो पक्षों को लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और जांच के बाद पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि किशनपुर थाना क्षेत्र के थाने मजरेगढ़ा गांव में जमीनी विवाद में दो भाइयों के बीच विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि दोनों भाइयों के बीच लाठी डंडे चल गए, जिसके कारण दो पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। तो देखिए फतेहपुर की तस्वीर है, जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, लाठी डंडे चल गए। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ इसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और किशनपुर थाना क्षेत्र के धानी मजरागढ़ा गांव की घटना है, जहां पर दो भाइयों के बीच विवाद हुआ था। 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस अब इस मामले में केस दर्ज कर चुकी है। और बड़ी खबर बहराइच से है। भाजपा विधायक के पति ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। नानापारा विधानसभा से भाजपा विधायक माधुरी वर्मा के पति हैं पूर्व विधायक दिलीप वर्मा। पंचायत चुनाव में भाजपा पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने की वजह से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए थे। नानपारा विधानसभा से भाजपा से विधायिका हैं माधुरी वर्मा, जिनके पति ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। पंचायत चुनाव के दौरान इन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगा, जिसके बाद इनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया था और अब इन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। परवेज रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवेज, ये पूरा मामला क्या था और क्या इस पर कुछ रिएक्शन आया है विधायक माधुरी वर्मा का? अभी जो है इन्होंने बहराइच के समाजवादी जिला कार्यालय पे आकर के समाजवादी की सदस्यता ग्रहण की है।
लेकिन अभी तक माधुरी वर्मा का इस मामले में कोई बयान नहीं आया है। इससे पहले भी ये 4 बार जो है सपा के विधायक रह चुके थे। हाल ही में जो है ये बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की थी, जिससे इनकी पत्नी माधुरी वर्मा विधायक बनी थी नानपारा विधानसभा से। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों को आज शपथ दिलाई जा रही है। पहले चरण में शपथ ग्रहण का यह कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। शपथ ग्रहण समारोह पहली बार पूरी तरह से वर्चुअल तरीके से हो रहा है। प्रधानों और पंचायत सदस्यों को जूम ऐप के जरिए वर्चुअल तरीके से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में भी इसके लिए पंचायत भवन और प्राइमरी स्कूलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में आज पहले दिन 300 से ज्यादा ग्राम प्रधानों को वर्चुअल तरीके से शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कल भी जारी रहेगा, जबकि निर्वाचित ग्राम सभाओं की पहली बैठक 27 मई को होगी। हमारे एडीओ पंचायत साहब श्री अनिल पाल जी ने आज हमें शपथ दिलाई। बहुत ही हर्ष का विषय है। आज मैं इस काबिल बना समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से। और जो हमारी अब मूलभूत प्राथमिकता है, सबसे पहले हम इस समय कोविड निगरानी के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है उसको तेज़ी से बढ़ाएंगे और लोगों को वैक्सीनेशन कराएंगे। और उसके बाद ग्राम सभा की तमाम सारी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को आज से शपथ दिलाई जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह पूरी तरह से वर्चुअल तरीके से हो रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो सके। इसके लिए जो ग्राम पंचायत भवन है और साथ साथ जो गांवों के विद्यालय हैं वहां पर इंतजाम किए गए हैं। जूम ऐप के जरिए लोगों को जोड़ा जा रहा है, ग्राम प्रधानों को और सदस्यों को, और शपथ दिलाई जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ कुल 1540 ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए थे। जो पहले चरण में आज और कल यहाँ पर 600 से ज़्यादा प्रधानों का शपथ ग्रहण होना है। और अगर हम बात करें तो आज पहले दिन तकरीबन 350 ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई जानी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कौड़िहार ग्राम सभा में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं रवि केसरवानी, इन्होंने अभी शपथ ली है। एडीओ पंचायत जो पाल जी हैं, इन्होंने शपथ इनको दिलाई है। इसके साथ साथ जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं जिनकी संख्या 13 है, इन लोगों ने भी शपथ ली है। शपथ ग्रहण के बाद इन लोगों ने जो गाँव का विकास करने का वायदा किया है, ऐलान किया है अपनी जनता से। तो शपथ ग्रहण समारोह में पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। दूर दूर लोगों को बिठाया गया है। 2 गज की दूरी यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है। और जो भी ग्राम प्रधान हैं चाहे सदस्य हैं, सभी ने मास्क लगा रखा है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो जिस तरीके से वर्चुअल तरीके से शपथ ग्रहण समारोह हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डिजिटल इंडिया का सपना है उसको साकार करेगा। आगे भी ये लोग जो कामकाज करेंगे 5 सालों तक, उसमें डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करेंगे ताकि इनको काम करने में सुविधा हो और जो गांव का विकास है वो बेहतर तरीके से हो सके। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और अयोध्या से बड़ी खबर है। आत्मदाह के लिए चिता सजाने वाले परमहंस दास तपस्वी को प्रशासन ने मना लिया है। पश्चिम बंगाल में हो रही घटना के विरोध में परमहंस दास ने चिता पूजन कर दिया था। 25 मई को आत्मदाह की धमकी दी थी। कल देर शाम से ही प्रशासन मनाने की कोशिश कर रहा था और प्रशासन के अनुरोध पर जगतगुरु परमहंस दास ने 4 महीने का समय दिया है। राष्ट्रपति को संबोधन ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। तो पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं उसके विरोध में परमहंस दास तपस्वी चिता उन्होंने सजा ली थी। 25 यानी कि आज आत्मदाह करने के लिए उन्होंने चिता पूजन किया था। प्रशासन ने उन्हें मना लिया है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी भेजा है। आपको बता दें, ये वही परमहंस दास तपस्वी हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर भी एक बार चिता तैयार की थी। और किसानों के काला दिवस को बीएसपी ने समर्थन दिया है। मायावती ने ट्वीट करके किसानों के समर्थन करने की बात कही। केंद्र को किसानों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है, उन्होंने ये कहा। किसानों की समस्या का हल निकालने के लिए केंद्र से उन्होंने अपील की है। तो किसान जो काला दिवस मनाने जा रहे हैं, काला दिवस का जो ऐलान किसानों की तरफ से हुआ है उसको मायावती ने अपना समर्थन दिया है। देखिए ट्वीट किया उन्होंने लिखा, 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर लगातार किसान आंदोलित हैं। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर कल 26 मई को उनके देशव्यापी विरोध दिवस को बीएसपी का समर्थन। तो 6 महीने किसान आंदोलन के पूरे होने जा रहे हैं कल और
इसी को लेकर किसानों के विरोध को बसपा सुप्रीमो ने अपने समर्थन का ऐलान किया है। और बड़ी खबर लखनऊ से है। सिविल अस्पताल में मेडिकल कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ है। 25% भत्ता देने के शासनादेश की प्रतियां जलाई। कर्मचारियों ने आदेश को बंटवारे वाला आदेश बताया। आदेश में कोविड वार्ड में काम कर रहे लोगों को भत्ता देने की बात कही है। तो सिविल अस्पताल में मेडिकल कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ। दरअसल 25% भत्ता देने के शासनादेश की प्रतियां जलाई। कर्मचारियों ने आदेश को बंटवारे वाला आदेश बताया है। आदेश में कोविड वार्ड में काम कर रहे लोगों को भत्ता देने की बात है। सीएम योगी मिर्जापुर के दौरे पर हैं। यहां पर सीएम ने मिर्जापुर को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। इसके साथ ही सीएम योगी ने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का भी दौरा किया। सीएम ने कोविड मरीजों को मिलने वाले इलाज के साथ ही ब्लैक फंगस के मरीजों को इलाज की भी समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने नुआव गांव का दौरा किया। वहां पर उन्होंने आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर से बात की। साथ ही गांव में संक्रमण रोकने के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। गांव का निरीक्षण करने के बाद सीएम ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की ताकि जिले को कोविड-19 से निपटने में कोई दिक्कत न आए। सेकेंड वेव में जो एक और समस्या देखने को मिली थी वह थी कि पोस्ट कोविड केयर की। फर्स्ट वेव में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। हर जनपद में पोस्ट कोविड वार्ड के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल चुकी है। बहुत सारी जगह बन चुके हैं। मिर्जापुर में भी पोस्ट कोविड वार्ड यहां पर आज वहां पे मैंने देखा 5 पेशेंट वहां भर्ती हैं और मैंने उनसे वहां जाकर के बातचीत भी की। वे अपने आप को अब पूरी तरह आरामदायक स्थिति में पा रहे हैं। ऐसे ही थर्ड वेव की भी तैयारी हमारी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और मेरा विश्वास है कि देश की जो लड़ाई कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही है, इस पूरी एक सदी की सबसे बड़ी महामारी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऑक्सीजन की इस डिमांड को ध्यान में रख करके उस समय तो भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को हर जनपद तक पहुंचाने की कार्रवाई हुई। बहुत सारे जनपदों ने बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को अपने यहाँ संचालित करके स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद की। लेकिन भविष्य की चिंता हमारे सामने, हर जनपद ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट आज हर जनपद के अंदर लग रहे हैं और हमने हर जनपद को कहा है कि एक नोडल अधिकारी इसके लिए तैनात करिए जो केवल ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने के लिए वहां पर निरंतर उसकी समीक्षा कर सके, उसकी मॉनिटरिंग कर सके। और सीएम योगी कोविड संकट से निपटने के लिए सरकार की तैयारी धरातल पर किस तरह से चल रही, इसे लेकर वाराणसी पहुंचे। यहां पर कल वाराणसी पहुंचे सीएम ने कल अपने दौरे की शुरुआत बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से की। इस दौरान सीएम योगी ने बाबा के दर्शन कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। तो वहीं सीएम ने कोविड कमांड सेंटर का दौरा किया। इसके बाद आज सीएम योगी ने वाराणसी के शिवपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर कोविड मरीजों का हालचाल जाना और डॉक्टर से विचार विमर्श कर कोविड की मौजूदा स्थिति जानी। इसके साथ ही सीएम योगी ने जिले को 3 ड्रोन की सौगात दी। योग गुरु बाबा रामदेव की डॉक्टर्स पर की गई टिप्पणी के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखकर बाबा रामदेव को बयान वापस लेने को कहा, जिसके बाद रामदेव ने भी बयान जारी कर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों से 25 सवाल पूछे। पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वामी को ट्वीट करके लिखा कि संपूर्ण देशवासियों के लिए कोविड-19 के खिलाफ दिन रात युद्धरत डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी देवतुल्य हैं। बाबा योगी रामदेव जी के वक्तव्य ने कोरोना योद्धाओं का निरादर कर देश भर की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। मैंने उन्हें पत्र लिखकर अपना आपत्तिजनक वक्तव्य वापस लेने को कहा है। इसके बाद स्वामी ने भी कहा कि मेरा मकसद किसी भावनाओं को आहत करना नहीं था। लेकिन इसके बाद स्वामी रामदेव ने 25 सवाल लिखकर उसे ट्वीट किया और आईएमए से उन्होंने सवाल पूछ लिए।
तो जो आईएमए और बाबा रामदेव की लड़ाई है उसमें मोड़ ये आ गया है कि 25 सवाल बाबा रामदेव ने पूछ लिए हैं। उन्होंने पूछा है कि डायबिटीज की टाइप 1 टाइप 2 की क्या दवा आईएमए के पास है, क्या एलोपैथी के पास इसकी दवा है। उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या हीमोग्लोबिन बढ़ाने की बिना साइड इफेक्ट की कोई दवा है। ऐसे 25 सवाल उन्होंने पूछे हैं और वो सारे सवाल ऐसे हैं जिस पर आईएमओ को जवाब देना है। आगरा जोन में पुलिसकर्मियों का टीकाकरण लक्ष्य की ओर बढ़ चला है। जोन के 92% पुलिसकर्मियों को पहली डोज लग चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 76% पुलिसकर्मियों ने दूसरी डोज लगवाई है। आगरा जोन के 8 जिलों में 24,205 पुलिसकर्मियों की संख्या है। डीजी जोन राजीव कृष्ण पुलिसकर्मियों के वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पुलिस कर्मियों को हेल्थ कर्मियों के साथ और सफाई कर्मियों के साथ में फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में शासन के द्वारा माना गया है और इसी नाते उनका वैक्सीनेशन प्रायोरिटी पर कराने के लिए और उसमें एज ग्रुप का बार ना होने के लिए निर्देशित किया गया है। तो इसके क्रम में पूरे आगरा जोन में एक अभियान के तौर पर अपने पुलिस कर्मियों का वैक्सीनेशन कराया गया है। पूरे आगरा जोन में करीब 24,205 पुलिसकर्मी हैं सभी रैंक्स के मिला करके। जो प्रथम चरण का फर्स्ट फेज़ का वैक्सीनेशन है, फर्स्ट डोज जो है, उसमें से 22,252 लोग को मिल चुकी है, यानी करीब 92% लोगों को फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। और इसी प्रकार से इसमें से टोटल्स करीब 18,000 लोगों को द्वितीय डोज का वैक्सीनेशन, यानी करीब 76% लोगों को द्वितीय डोज का वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। कोरोना संक्रमण से जुड़ी अच्छी खबर, देश में 2 लाख से कम आंकड़े हो गए हैं। कोरोना के पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,96,427 नए मामले। देश में पॉजिटिविटी रेट 10% से कम हुआ है। पिछले 24 घंटे में 3,511 लोगों की मौत हुई है। तो लगभग 1 महीने का वक्त हो गया जब 2 लाख से आंकड़े नीचे नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार बीते 24 घंटे में मामला 2 लाख से नीचे पहुंचा है। जीवनदायिनी और मोक्षदायी दिन कहे जाने वाली राष्ट्रीय नदी गंगा में पिछले दिनों बड़ी संख्या में शव आए थे। इसके अलावा प्रयागराज और उन्नाव समेत कई जिलों में गंगा किनारे के घाटों पर सैकड़ों की संख्या में शवों को दफनाया गया था। इन शवों की वजह से गंगा प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई जाने लगी। गंगा में प्रदूषण का पता लगाने के लिए भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान की एक टीम प्रयागराज में कई जगहों पर गंगा जल की सैंपलिंग कर रही है ताकि ये पता चल सके कि बड़ी संख्या में शवों को घाटों पर दफनाने और बहाने से गंगा जल कितना प्रदूषित हुआ है। तो गंगा किनारे सैकड़ों शवों को दफनाया गया। अब पानी की जांच होगी। प्रतापगढ़ में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां पर ग्रामीणों में कोविड का टीका लगवाने के बाद मौत की अफवाह फैल गई। इसके चलते ग्रामीण टीका लगवाने से इनकार कर रहे थे। एबीपी गंगा पर जब खबर चली तो स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के गांव करमाही में टीम पहुंची और टीके के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हापुड़ की बात करते हैं। मानवीय संवेदनाओं से खिलवाड़ की उसमें इंतहा हो गई जब मां समेत उसके बेटों की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम हाउस में सौदेबाजी का घिनौना खेल चालू हुआ। पीड़ित परिवार को 3,000 रुपए देकर अंतिम संस्कार के लिए शव मिल पाए, जबकि वहीं पीड़ित के दर्द को किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमओ रेखा शर्मा ने चिकित्सा अधिकारी को मामले की जांच के आदेश दिए। देख लीजिए। तो 3 लोगों की मौत हो जाती है और शव देने के लिए 3,000 रुपये मांगे जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये ऐसे गिद्ध हैं जो किसी की मौत के बाद भी इंसान को नोचने में कोताही नहीं बरतते। अब जांच की बात कही जा रही है, लेकिन यकीन मानिए कि ये जांच
भी उसी तरह से होगी जैसी जांचें हिंदुस्तान में होती हैं। शुरू तो हो जाती है लेकिन ख़त्म कभी नहीं होती। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बन रही है हमारे